हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। मतलब कि उस अध्याय में हमारे पास जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी एक पार्ट बना दिया है जिसमें मैंने हमारे पहले अध्याय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। ठीक है, वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे। उसमें जो कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे इंट्रोडक्शन वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं साहचर्यता से। साहचर्य नियम को हम परिमेय संख्याओं पर लागू करके देखेंगे कि अलग अलग संक्रियाओं के लिए उन पर परिमेय संख्याओं पर साहचर्य नियम लागू होता है कि नहीं होता। ठीक है, पहले की वीडियो में हमने समरीत नियम और क्रम विनिमय नियम को परिमेय संख्याओं पर लागू किया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, साहचर्य नियम से शुरुआत करेंगे। तो साहचर्यता क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास 3 या 3 से अधिक संख्याओं का, ठीक है, 3 या 3 से अधिक संख्याओं पर अगर हम गणितीय संक्रिया लागू करें उनका साथ बदल कर, और फिर अगर वो बराबर आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, साहचर्य नियम लागू होता है। 3 या 3 से अधिक संख्याओं पर गणितीय संक्रिया उनका साथ बदल कर लागू की जाए तो अगर वो बराबर आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, साहचर्य नियम क्या हो जाता है, फॉलो हो जाता है। वहाँ पे साहचर्य नियम क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इसे हम किस तरह से दर्शा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर कोई गुणा की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम लागू करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास होगा a इंटू, ठीक है, हमारे पास को 2 और ये क्या है, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, पहले तो a का गुणा b इंटू सी से, और फिर a इंटू बी का गुणा हमें किससे करना है, सी से करना है। इनका हमें साथ बदल दिया। ठीक है, पहले तो b इंटू सी साथ में थे और फिर a इंटू बी क्या थे, साथ में थे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो संख्याएं क्या होगी, गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन करेगी। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ए बी सी क्या है, तीनों ही क्या है, कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें परिमेय संख्याओं पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर क्या है, परिमेय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्याओं पर बात करेंगे। तो पहला हमारा नियम कौन सा है, साहचर्य नियम। ठीक है, इसे हम अलग अलग संक्रियाओं के लिए परिमेय संख्याओं पर लागू करेंगे। ठीक है, तो साहचर्यता को हम लागू करते हैं पहले तो योग के लिए, कि देखते हैं कि योग के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती है कि नहीं करती। तो योग के लिए हम कोई उदाहरण ले लेंगे, 1/2 प्लस माइनस 3/4 प्लस 4/5। ठीक है, 3 हमारे पास ये परिमेय संख्याओं को उदाहरण ले लिया हमने, और फिर इनका क्या बदलेंगे, साथ बदलेंगे। तो मतलब कि 1/2 का पहले योग करेंगे माइनस 3/4 के साथ, ठीक है, और फिर इनका योग करेंगे 4/5 के साथ। ठीक है, पहले तो ये क्या थी, माइनस 3/4 और 4/5 क्या थी, साथ में थी। फिर इनका क्रम बदल दिया तो हमने साथ बदल दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, 1/2 पहले आ गई और प्लस में माइनस 3/4 कर दिया। ठीक है, और बाद में हमारे पास क्या है, 4/5 है। मतलब कि इनका साथ बदलना है, और फिर अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, साहचर्य नियम क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, योग संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करेगी। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब हम बात करते हैं इसके दूसरी संक्रिया के बारे में। तो दूसरी संक्रिया हम ले लेते हैं घटाव की संक्रिया। ठीक है, घटाव की संक्रिया के लिए हम देखते हैं, तो घटाव की संक्रिया के लिए हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये उदाहरण ले लेते हैं, 1/2 घटाव करना है इसका -3/4, और इसका घटाव करना है -4/5 से। ठीक है, और बराबर हमारे पास है 1/2। अब इसका घटाव करेंगे तो -3/4 से। ठीक है, और फिर हमारे पास आगे है -4/5। ठीक है, इनका घटाव देखते हैं। तो 1/2 का घटाव करना है, यहाँ से इन कैल्शियम ले लेंगे, 4 और 5 कैल्शियम हमारे पास आ जाएगा 20, 4 और 5 कैल्शियम हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, और ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे है ही। फिर 4 का 20 में भाग करेंगे 5, फिर 5 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15। ठीक है, माइनस का निशान यहाँ पे है ही, और फिर माइनस का निशान 5 का 20 में भाग करेंगे 4, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, इस तरह से। अब बराबर में हमारे पास है 1/2, और यहाँ पे 2 और 4 कैल्शियम हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 2 का 4 में भाग करेंगे 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और माइनस में हमारे पास है 4 का 4 में भाग करेंगे 1, फिर 1 को -3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, और यहाँ पे निशान इसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है, माइनस का है, और ये भी क्या है, माइनस का है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास क्या है 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 माइनस -15 और -16 कितने हो जाएंगे, माइनस का 31/20। ठीक है, और बराबर में हमारे पास है 2 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 5/4 माइनस है 4/5। ठीक है, अब इनको घटा के देखते हैं कि ये बराबर आते हैं कि नहीं आते। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20 और 2 का 20 में भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, और फिर 10 का 1 से गुणा करेंगे 10, माइनस का माइनस, 10 का 20 में भाग करेंगे 1, फिर 1 को -31 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -31, और यहाँ पे माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारे पास बच जाएगा 10 + 31। ठीक है, और बराबर में 4 और 5 का फिर से एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20, 4 का 20 में भाग करेंगे 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, माइनस 5 का 20 में भाग करेंगे 4, और फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, इस तरह से अब इनका योग करके देखते हैं। 10 और 31 का योग हमारे पास आ गया 41/20, और बराबर में है 25 में से 16 गए तो हमारे पास आ गया 9/20। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्याएं घटाव की संक्रिया के लिए सात श्रेणी नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, तो योग की संक्रिया के लिए तो पालन करती है, लेकिन घटाव की संक्रिया के लिए पालन नहीं करती। अब हम देखते हैं आगे की संक्रिया के बारे में, मतलब कि गुणा की संक्रिया के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं गुणा की संक्रिया के बारे में। ठीक है, गुणा की संक्रिया के बारे में, तो इसके लिए हम कोई 3 परिमेय संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3/4। ठीक है, इसका गुणा करना है हमें 1/3 से, और गुणा करना है 4/5 से। ठीक है, ये हमने 3 परिमेय संख्या ले ली। अब इनका साथ बदलेंगे, तो अब हम करेंगे 3/4 का गुणा कर दिया हमने 1/3 से, और फिर इन दोनों का गुणा किया हमने 4/5 से। ठीक है, इनका साथ बदल दिया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो 3/4, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4, और नीचे आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, और बराबर में हमारे पास है 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, 4 का 3 से करेंगे 12, और इसे गुणा करना है हमें 4/5 से। ठीक है, अब देखते हैं, तो 4 का 3 से किया 12, 15 का 4 से किया 60, और बराबर में हमारे पास है 4 का 3 से किया 12, और 12 का 5 से किया तो भी हमारे पास क्या आएगा, 60 आएगा। मतलब कि इनका गुणा क्या है, बराबर आएगा। परिमेय संख्याओं के लिए गुणा की संक्रिया क्या होती है, सात श्रेणी नियम का पालन करती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप किन्हीं भी परिमेय संख्याओं का अगर इस तरह से इनका साथ बदलकर गुणा करेंगे तो वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणा की संक्रिया के लिए सात श्रेणी नियम का पालन करती है। और अब हम देखते हैं इसकी भाग की संक्रिया के बारे में कि भाग की संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं सात श्रेणी नियम का पालन करती है कि नहीं करती। भाग की संक्रिया के लिए हमें देखना है। ठीक है, तो भाग की संक्रिया के लिए हम कोई उदाहरण ले लेते हैं परिमेय संख्याओं का, जैसे 4/5, इसे हमें भाग करना है 3/9 से, और इसे हमें भाग करना है 9/4 से। ठीक है, ये हमने 3 परिमेय संख्याओं का उदाहरण ले लिया। अब इनका साथ बदल के इनका भाग करेंगे 4/5, तो 4/5 का भाग कर देंगे हम 3/9 से, और फिर इन दोनों का भाग कर देंगे हम 9/4 से। ठीक है, इनका साथ बदल दिया। अब देखते हैं इनका आंसर बराबर आता है कि नहीं आता। तो 4/5 भाग करना है 3/9 से, तो इनका भाग करेंगे तो हमारे पास 4 तो ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा मिलाने के लिए क्या हो जाएंगी, ये संख्या उल्ट जाएंगी। ठीक है, पलट जाएंगी। अब हम बात करते हैं आगे। तो 4/5 का भाग करना है हमें 3/9 से, तो ये भी क्या हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। इनका गुणा मिलाने के लिए 9/3 हो जाएगा। ठीक है, और इनका भाग करना है 9/4 से। तो अब यहाँ पे देखते हैं 4/5, और इनका गुणा आ जाएगा 12, और 9 का 9 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 81, और बराबर में हमारे पास है 4 का 9 से किया 36, और 5 का 3 से किया 15, और इसे भाग करना है हमें 9/4 से। ठीक है, तो अब 4/5 को 4/5 के गुणा में क्या आ जाएगा, 81/12 आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में है तो इसके गुणा में लाने के लिए ये संख्या का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 36/15 को 36/15 है, और इसे भाग करना है 9/4 से, तो इसे गुणा मिलाने के लिए इस संख्या का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4/9। ठीक है, अब इनका गुणा करके देखते हैं। तो 81 को 4 से किया 4, और मतलब कि 324। ठीक है, और 12 को 5 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 60, और बराबर में हमारे पास है 36 का 4 से किया हमारे पास आ जाएगा 144, और 15 का 9 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 225। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। मतलब कि परिमेय संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए सात श्रेणी नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है कि परिमेय संख्याएं
केवल योग के लिए और गुणा के लिए ही साहचर्य नियम का पालन करती हैं। घटाव के लिए और भाग के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जीरो की भूमिका के बारे में। जीरो की भूमिका के बारे में तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर कोई मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, उसमें हम क्या जोड़ें कि उस पर कोई भी फर्क न पड़े। उस परिमेय संख्या में हम क्या जोड़ें कि उस परिमेय संख्या पर कोई भी असर न पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका तस्म कहेंगे। परिमेय संख्या में हम जोड़ेंगे मतलब कि उसका क्या हो जाएगा, वो योज्य तस्मक हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि उस पर कोई भी फर्क न पड़े, तो उसका क्या हो जाएगा, योज्य तस्मक हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान ली हमने a बटा b, ठीक है, इसमें हम अगर जीरो जोड़ेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये a बटा b की a बटा b रहेगी। चाहे जीरो को पहले जोड़ें, परिमेय संख्या को बाद में जोड़ें, तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि जीरो हमारा यहाँ पे क्या है, योज्य तस्मक है। जीरो क्या कहलाता है, योज्य तस्मक कहलाता है। जीरो पूर्णांकों के लिए भी योज्य तस्मक होता है, मतलब कि पूर्णांकों में हम जीरो जोड़ेंगे तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जीरो योज्य तस्मक। अब हम बात करते हैं एक की भूमिका के बारे में। एक की भूमिका क्या होती है वो हम जान लेते हैं। तो पहले तो हमने परिमेय संख्याओं में जीरो जोड़ा था, ठीक है, तब उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा था। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं में क्या गुणा करें कि उस पर कोई भी फर्क न पड़े, तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणात्मक तस्मक कहलाएगा। तो हमें पता है कि हम किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में अगर एक का गुणा करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या कहलाएगा, गुणात्मक तस्मक कहलाएगा। जीरो तो क्या होता है, योज्य तस्मक होता है, लेकिन एक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक होता है, मतलब कि गुणा करने पर कोई फर्क न पड़े। तो अगर हम परिमेय संख्या का पहला गुणा करें और एक का बाद में गुणा करें तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पहले अगर एक का गुणा करें और फिर परिमेय संख्या का गुणा करें तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि एक हमारा यहाँ पे क्या है, गुणात्मक तस्मक है। और ऐसे ही अब हम बात करते हैं प्रतिलोम के बारे में, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो किसी संख्या में, किसी परिमेय संख्या में हम क्या जोड़ें कि उसका योज्य तस्मक आ जाए, मतलब कि जीरो आ जाए। योज्य तस्मक मैंने आपको बताया था क्या होता है, जीरो होता है। किसी परिमेय संख्या में क्या जोड़ें कि उसका योज्य तस्मक आ जाए, मतलब कि जीरो आ जाए। तो हमारे पास अगर कोई परिमेय संख्या है a बटा b, ठीक है, इसमें हम अगर माइनस a बटा b को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि संख्या, परिमेय संख्या a बटा b का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस a बटा b हो गया। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या हमारे पास जैसे 8 बटा 21, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस 8 बटा 21 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि इनका घटाव क्या आ जाएगा, योग क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरह से किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका ऋणात्मक भाग होता है। जैसे हमारे यहाँ पे 8 बटा 21 था, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस 8 बटा 21 हो जाएगा। मतलब कि किसी परिमेय संख्या में क्या जोड़ें कि उसका आगे योज्य तस्मक आ जाए, मतलब कि जीरो आ जाए, तो वो इसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। वैसे हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, किसी परिमेय संख्या में क्या गुणा करें कि उसका गुणात्मक तस्मक आ जाए, मतलब कि किसी परिमेय संख्या को क्या गुणा करें किसी परिमेय संख्या से कि उसका आगे गुणात्मक तस्मक आ जाए, मतलब कि एक आ जाए। कैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई परिमेय संख्या है a बटा b, ठीक है, इसे b बटा a से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर पर आ जाएगा 1। मतलब कि परिमेय संख्या a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, b बटा a है। a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, b बटा a हो जाएगा। इनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है, गुणात्मक तस्मक आता है। किसी परिमेय संख्या को किस से गुणा करें कि उसका गुणात्मक तस्मक हमारे पास आ जाए, तो उसका उल्टा करेंगे। मतलब कि अगर कोई परिमेय संख्या a बटा b है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, b बटा a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, मतलब कि गुणात्मक तस्मक आ जाएगा। तो इसी के साथ ही आपका जो पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो इसी के साथ क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मैंने जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उसका वो भी आप देख लीजिए, उसमें भी उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही इंट्रोडक्शन वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।